नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा जो लक्ष्य है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है समाजवाद। और समाजवाद के 3 यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे समाजवाद के, और भारतीय समाजवाद जो कहा जाता है कि भारतीय समाजवाद विश्व के समाजवाद से विशिष्ट है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। किस प्रकार से अलग है, इस पर पूरा बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर, इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कि है DS नकारा केस, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को किस प्रकार परिभाषित किया है, इसकी जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको DS नकारा केस का अध्ययन करना होगा। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपसे एक बात चर्चा की थी और जल्दी से मैं उसे कवर करता हूँ। S3LR मैंने कहा था। S3 तो मैंने चार्ट के रूप में वहाँ प्रेजेंट भी कर दिया था स्क्रीन पर। तो S3 का क्या मतलब हुआ? S3 का पहला यस हो गया सॉवरेन, दूसरा तो यस हो गया सेकुलर, ये दूसरा वाला होता है सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये S3 हो गया। और यल जो है, ये यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है S3 DR ले लीजिए आप, तो D का क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक, और यस से रिपब्लिक होता ही है। चाहे यल से जो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लोकतांत्रिक लेना होगा। जैसे कि इसे इस तरीके से मैंने बनाया था, SLR इकोनॉमी में आप याद करते हैं, इसलिए मैंने इसे बनाया था। और अगर आप राजनीति विज्ञान की भाषा में याद करना चाहें तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, आप इसे भी याद कर सकते हैं। यह बात मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ, तब जो भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। और आगे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछा चाहता हूँ। करोड़पति, वही जो अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं, वही प्रश्न है। गौर से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। देखें, कल जो बात कही थी उसी से रिलेटेड है, संप्रभुता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो प्रश्न है कि संप्रभुता, जो प्रस्तावना में जो संप्रभुता है, उसके अंतर्गत राज्य जो है वो संप्रभु हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह उस प्रस्तावना में उल्लेखित जो भी आप कहना चाहें संप्रभुता के अंतर्गत नहीं आते हैं। या फिर इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि राज्य जो हैं वो तो संप्रभु हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह संप्रभु नहीं है। यह कथन सही है या गलत? ट्रू फॉल्स में आप उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। और हो सकेगा तो मैं इसके वीडियो के लास्ट में इस पर चर्चा करूंगा, नहीं तो कल करूंगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर हम मूव करते हैं, लेकिन आपको जवाब जरूर देना है। या फिर दोबारा प्रश्न बोल देता हूँ, संविधान में वर्णित संप्रभुता के अंतर्गत राज्य वो तो संप्रभु हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश संप्रभु नहीं है। इसका जवाब आपको यह कथन सत्य है या असत्य है के रूप में देना है। तो चलिए अब देखते हैं। अब आइए देखते हैं समाजवाद। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कही गई है जो फैक्ट से रिलेटेड होती है, वही बात कि समाजवाद जो आप देख रहे हैं यह मूल संविधान में नहीं था। इसे हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा। 3 शब्द जुड़े थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण शब्द समाजवाद था। तो यहाँ पर बात आती है कि इसे हमने जोड़ा, लेकिन क्या भारतीय संविधान में समाजवाद पहले से था या नहीं था, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसके बारे में जो चर्चा करनी है, यहाँ पर देखें, ऐसे फैक्ट केवल आपको एक्सेल एकेडमी पर मिलेंगे और कहीं पर नहीं मिलेंगे। देखें, यहाँ पर मैंने 2 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं। तो 2 व्यक्तियों के जो नाम है ये अलग अलग नहीं है। ये जो है कि यस, नहीं तो आप सोचो कि अलग है, अलग नहीं है। ये इन्हीं का नाम है, HB काथम और KT शाह। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो संविधान सभा में HB काथम और KT शाह जैसे व्यक्ति मौजूद थे, और इन्होंने संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ने की सिफारिश भी की थी। परंतु हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, तो उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात को इस तर्क से नकार दिया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पर समाजवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए अलग से हमें समाजवाद शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि समाजवाद था या नहीं था, तो समाजवाद हमारे संविधान में शुरुआती दौर से ही विद्यमान था, लेकिन उसे हमने जोड़ के उसको एक तरीके से आपको दिखावे के रूप में ला दिया। पहले क्या था, अप्रत्यक्ष था
और जब जोड़ दिया तब वह प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देने लगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे संविधान में समाजवाद शब्द अथवा उसका जो सिद्धांत है वह शामिल नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसा कि यहाँ पर आपको जानकारी मिली, तो ऐसे तथ्य के लिए ऐसे जानकारी आपको केवल यहाँ पर मिलेगी। इसलिए बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अब आइए हम देखते हैं समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद यहाँ पर देखें, एक चार्ट के माध्यम से इसको मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो समाजवाद को देखें, चार्ट के माध्यम से जल्दी से हम याद कर लें। मोटी मोटी लाइनों से याद करने का कोई औचित्य नहीं है, वो आपको याद नहीं होता। समाजवाद का मूल तत्व जो है वह है संपत्ति का समाजीकरण। सबसे पहले समाजवाद अपना मेन जो फोकस करता है वह क्या कहता है कि समाजीकरण होना चाहिए, संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। अर्थात संपत्ति, संसाधन और उत्पादन के साधनों पर समाज अथवा राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पहला जो इसका मूलभूत सिद्धांत है वह है संपत्ति का समाजीकरण। और दूसरा है समानता। यह किस पर बल देता है? यह समानता पर बल देता है। समाजवाद का केंद्रीय बिंदु समाजवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु समानता भी है लोगों के बीच। जैसे कि कोई, ये देखिए, यह इस चीज का विरोधी है, यह इनको इस चीज का समर्थक है। मतलब सभी लोग समाज में बराबर हों, कोई अमीर कोई गरीब, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, सबके घर एक जैसे हों। ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें करता है समाजवाद। और अगला महत्वपूर्ण चरण शोषण की समाप्ति के बारे में कहता है। शोषण की समाप्ति, कोई भी शोषण की समाप्ति का क्या अर्थ होगा कि जब शोषण की समाप्ति हम करेंगे तो ना कोई मालिक होगा और ना ही कोई शोषण होगा, ना कोई मालिक होगा और ना ही कोई शोषण होगा। जब मालिक होगा तभी शोषण होगा। इसलिए समाजवाद का जो महत्वपूर्ण तत्व है, लक्ष्य है, तत्व है, सिद्धांत है, जो भी आप कहना चाहें, वह है शोषण की समाप्ति। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, जो आप समाजवाद देख रहे हैं, यह क्या है? एक विचारधारा है। और ये सब जो आप इसके जो ये चार तीर के माध्यम से देख रहे हैं, ये इसके तत्व हैं। तो समाजवाद का जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वह है मजदूरों और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। समाजवाद जिस बात पर अपना बल देता है वह है समाजवाद के अंतर्गत हम मजदूरों का, वंचित वर्गों का कल्याण करना चाहते हैं। तो ऐसा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तब आपको चीजें एकदम आसानी से समझ में आती हैं। और यही बातें अभी मैं लाइन टू लाइन लिखा के, मतलब बड़ी बड़ी वही यहाँ से इसको ये ऐसा करने से आपको कुछ भी समझ में ना आता और अंत में यही लगता कि यार ये तो बहुत कठिन है, बोरियत महसूस होने लगती। इसलिए मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया और आशा करता हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। और मतलब यही छोटे से इतने चार्ट के माध्यम से आप कितनी बातें समझ चुके, याद कर चुके। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वह है भारत में समाजवाद। हमें अपने देश में देखना है, तो इसीलिए पहले मैं कहाँ ले जाता हूँ, आपको विश्व के स्तर पर बात करता हूँ और उसके बाद भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो भारत में जो समाजवाद है वह 3C के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? गौर कीजिएगा, अब इस पर बहुत महत्वपूर्ण चरण है 3C कॉन्सेप्ट। यह क्या है? 3C के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 3C देखें, गौर से देखें, पहला C और दूसरा C और तीसरा C, यहाँ पर 3C हो गए। भारत में जो समाजवाद है वह 3C पर आधारित है। यहाँ पर अभी मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आज पूरा चार्ट के माध्यम से ही पढ़ाई होगी और आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ाई का क्या लेवल होना चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहूँगा। पहला है, देखो ये तीन जो है, ये त्रिभुज जो है, ये तीनों एक कोने पर ये, एक कोने पर ये और एक कोने पर ये, समूहवाद। समूहवाद क्या बात हुई? अब देखें, वही बात है ना कि मैं रटाऊं या फिर एक लाइन में आपको समझाऊं। समूहवाद का क्या मतलब हुआ कि जो चीजें होंगी वह किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होंगी, वो सभी, ये देखिए ये समूह हो गया, समूह के हाथ पर होगी। ये एक व्यक्ति के विशेष पर हो गया, ये क्या है? ये पूंजीपत हो गया, या फिर आप जो भी कहना चाहें। आज के दौर पे अपने यहाँ टाटा बिरला अंबानी जी की यहाँ पर बात कही जाती है, इनका उदाहरण लिया जाता है। और ये क्या हो गया? ये समूह हो गया। तो आदमी, ये जो
एक आदमी है इसके हाथ में न होकर के प्रॉपर्टी जो हो वह समूह के हाथ पर हो, ऐसी बात कही जाती है समूहवाद पर। समूहवाद का अर्थ आप समझ पाए कि मतलब किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में जो संसाधन है उनको नहीं रखना है, आपको सभी व्यक्तियों के, जैसे एक सेकेंड एक चार्ट इस पर भी बना देता हूं मैं जल्दी से, गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये मोटे मोटे आदमी हो गए, टाटा बिरला अंबानी जैसे व्यक्ति हो गए, और यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम वर्गीय बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ये वंचित वर्ग है, यहाँ पर बहुत गरीब इंसान है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये जो भाई साहब हैं इनके पास तो मतलब पता नहीं कितने रुपए के चप्पल होंगे, और इनके पास इनका पैर ही चप्पल बन चुका है, इनके पास न जाने कितने जो है कपड़े होंगे, कितने महंगे महंगे कपड़े होंगे, और इनका जो वो शरीर है, इनका जो है शरीर वही वस्त्र बन गया है। तो ये क्या है, ये तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये क्या हुआ कि जितने भी संसाधन हैं वो इन्हीं व्यक्तियों के समृद्धि और संसाधन मतलब समाज की जो मलाईदार परत है वह इन्हीं व्यक्तियों के पास जुटाई गई है। ये व्यक्ति कौन से हैं, ये पूंजीपत लोग हैं, बहुत से अमीर लोग हैं। तो समूहवाद के बारे में चर्चा कर लिया, और समूहवाद का जो अर्थ है वह भी आप समझ गए। पहला सी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने क्लियर कर लिया, चलो टिक मार लिया। और दूसरा सी देखें, दूसरा सी क्या है, सहमति। सहमति का क्या अर्थ हुआ, गौर कीजिएगा। यहाँ पर जल्दी से मैं एक उदाहरण से इसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए आप क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद जैसे कि मान लीजिए किसी भी पार्टी को ABC, इसमें जिसको सबसे ज्यादा मत प्रदान हुआ, मान लीजिए इसको 70%, इसको 5%, अरे ये तो बहुत गैप हो जाएगा, नहीं तो आप 40 ले लीजिए, इसको 15 ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, ठीक। मतलब समझने के लिए है, इसको मतलब लॉजिक से मत जोड़िए, इतना गैप कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो 40% पाया उसे हमने क्या कर दिया, विजयी बना दिया। तो अब जो सरकार बनी वह लोगों के मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति थी कि हम ए व्यक्ति को वोट देंगे, हम ए व्यक्ति को वोट देंगे। लॉजिक को समझिए, जो हमारा जो मेन तत्व है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इन्होंने क्या सोचा, जो जनता थी उसने क्या किया, उसने ए व्यक्ति को चुना, तभी तो भाई 70, इसके पास सबसे ज्यादा वोट 70% आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने सहमति के द्वारा अपनी सरकार को चुना। तो सबसे ज्यादा सहमति हमने किस पर व्यक्त की, ए पर व्यक्त की, तभी तो उसको सबसे ज्यादा वोट मिला। तो सहमति जो मिली उसी के कारण तो यह विजयी हुआ। अब जो सरकार बनेगी वह जनता की मतलब इच्छा के अनुसार बनी। जनता ने जिसे चुना, सबसे ज्यादा वोट दिया, उसी की सरकार बनी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनता की आम सहमति से अब जो सरकार बनेगी वह कार्य करेगी। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, यह सहमति के अंतर्गत आ रहा है। आशा करता हूँ यह बात भी आपको शीशे की तरीके से साफ नहीं, हीरे की तरह पारदर्शी हो गई होगी, समझ पाए। चले, और तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर एक लाइन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि एक लेक्चर ही बना दिया है, संविधानवाद। अब यहाँ पर कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो भारत में समाजवाद, अब वही बात मोटी मोटी लाइन से चाहे आपको लिखाकर मतलब रटाने की कोशिश करता, चाहे एक मतलब डायग्राम, इतना सुंदर डायग्राम बनाया और आपको तुरंत समझा दिया। एक शब्द से आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब इस आधार पर नहीं समझ में आएगा तब भैया नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं लगता कि अब समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ जरूर समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखें गौर से, और भी महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं, वीडियो को स्किप मत करें। लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत जो है वह कैसा समाजवाद की मतलब अवधारणा प्रस्तुत करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद की। यहाँ पर देखें, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इसलिए गौर से देखें। यहाँ से देखें, पहला ये टॉपिक, भारत जो है वह सामाजिक विभेदीकरण की कमी पर बल देता है। भारत सामाजिक विभेदीकरण की कमी पर बल देता है, और समाजवाद का मूल तत्व भी यही है। शुरुआती दौर पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो आर्टिकल क्या है, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 मतलब 38 क्लॉज फर्स्ट, नहीं तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिए कि 38 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। या फिर 38 खंड 2, ये दो जो अनुच्छेद हैं ये स्पष्ट तौर पर
किस बात की पुष्टि करते हैं? सामाजिक विभेदीकरण को कम करने पर बल देते हैं। आशा करता हूँ यह बात भी समझ में आ गई। अब यही चीजें यार जान रहे हो, यही चीजें भाई साहब वहां पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि सामाजिक विभेदीकरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, और आप बता दीजिए रट के, मतलब या फिर याद कर लीजिए। और अगला महत्वपूर्ण चरण है समाज में संसाधनों का समतामूलक वितरण। अब जैसे कि ये जो यही ग्राफ ध्यान दीजिए आप, ये देखें, ये असमानता है। अब जब हमारा लक्ष्य क्या है, हमें इस तरीके के ग्राफ को पाना है, तो इस तरीके के ग्राफ को पाना है तो यहाँ पर मान लीजिए इसके पास 7 वस्तु थी और इसके पास 5 वस्तु थी, तो 2 इसको ट्रांसफर किया तभी तो बराबर हुआ, तभी तो बराबर हुआ भाई साहब। कुछ तो यहाँ पर दिमाग लगाएं। तो ध्यान से देखें, तो समाज में संसाधनों का समतामूलक वितरण जो बात कही जा रही है उसके बारे में कहाँ पर उल्लेख किया गया है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है 39 क्लास बी, 39 क्लास बी और 39 क्लास सी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमें समाज में संसाधनों का समतामूलक वितरण करना चाहिए। यह बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसलिए मैं जानबूझ के ये जो है ये जो देख रहे हैं आप ना, ये क्या है, ये इस बात की पुष्टि करने वाला उदाहरण है। नहीं तो अगर आप मतलब यही बोल के मैं चला जाता तो आप बिलीव न करते, आपको ये बातें क्या लगती, ऊपरी स्तर की लगती, लेकिन अब जमीनी स्तर की बात हो रही है। अब आगे देखें, अगला महत्वपूर्ण चरण है अधिकारों के संरक्षण पर बल। देखें तीसरा जो है भाग 3, यहाँ पर बस बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं भाग 3 पर। भाग 3 क्या है, ये मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, पूरा मतलब यही भर दिया गया है, अधिकारों के संरक्षण के बारे में ही बातें कर दी गई हैं। तो इससे बड़ा समाजवाद और कहाँ पर देखने को मिलेगा भाइयों एवं बहनों, बताइए आप सभी लोग। तो अधिकारों के संरक्षण पर बल कहाँ पर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद का 3 प्रमुख स्तंभ हमने देख लिया। छोटा कर देता हूँ ताकि आपको तुरंत क्लियर हो जाए। स्मार्ट बोर्ड पर यही सुविधा होती है भैया पढ़ाने में। देखें पहला देख लिया और दूसरा और तीसरा, इसी तरीके से आप डायग्राम बनाएं और चार्ट जो है इसी तरीके से अपने नोट्स में बनाएं, और मतलब जो उदाहरण है इन सबको मैं तो समझा ही दे रहा हूँ, तो कौन सी चिंता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक, यहाँ पर कुछ छूटा तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं छूटा, यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद को मैंने समझा दिया। अब इसके बाद में हम समाजवाद और साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। अब देखिए वही बात, अभी जैसे क्या होता है कि समाजवाद इधर लिखा दिए और साम्यवाद इधर, लो भैया फैक्ट टू फैक्ट, फैक्ट टू फैक्ट, फैक्ट टू फैक्ट, ठीक, लेकिन फैक्ट की फैक्टरी हमें नहीं लगाना, हमें समझना है, ठीक है। वही बात, परंपरागत तरीके से हमें अध्ययन नहीं करना, कुछ तार्किक तरीके से अध्ययन करना है। तो यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद को ही दोस्तों मार्क्सवाद कहा जाता है। तो देखें ध्यान से, इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा आपको, ठीक है, जितनी लॉजिक से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कोई बताने वाला मिलेगा नहीं जल्दी से आपको। तो देखें इसको मैंने ए कहा, किसको, समाजवाद भाई साहब का नाम ए दे दिया, ठीक, और जो साम्यवाद भाई साहब है इनका नाम बी दे दिया समझाने के लिए आपको। तो जो बड़ा गोला बनाया, बड़ा गोला ए, बड़ा गोला प्रेजेंट कर रहा है ए, और जो छोटा गोला है वह बी को प्रेजेंट करता है। मीन्स ए जो हो गया वह हो गया समाजवाद और बी हो गया साम्यवाद, जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है। अभी ये बात अभी तक पची नहीं आपके दिमाग में ना, लेकिन अब पचने वाली है जब इसको और थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा। तो देखें ए और बी, ए जो है वो बड़ा गोला है और बी छोटा गोला है, मतलब ए के अंतर्गत शामिल है बी, और कीजिएगा ए के अंतर्गत शामिल है बी, मतलब अब परिभाषा के तौर पर देखें और लिखना चाहें तो लिख भी लें। अब आपके दिमाग की बत्ती खुलने वाली है। समाजवादी अवधारणा जो है उसके अंतर्गत जो बी है वही कार्ल मार्क्स का चिंतन है, मतलब समाजवादी जो चिंतन है, समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी अवधारणा है, समाजवादी सिद्धांत है, उसी के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है, कार्ल मार्क्स का जो विचार है, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, वही मार्क्सवाद है, वही मार्क्सवाद है। तो आशा करता हूँ इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत हो गए होंगे और आपको ये चीज समझ में भी आई होगी। जब आप चीजों को इस तरीके से समझ लेते हैं तब पढ़ाई का असली आनंद आता है, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको लगता है कि नहीं लगता, बताइएगा।
पढ़ाई का तरीका किस तरीके से है, आज का तरीका मतलब आज का लेक्चर कितना लाजवाब आपको लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इस तरीके से पढ़ाने में। तो समाजवाद और साम्यवाद एक लाइन में एक डायग्राम से पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश की मैंने। बात क्लियर? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, अब थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ समाजवाद और एक तरफ लोकतांत्रिक समाजवाद। यहाँ पर जो ये समाजवाद है, ये भाई साहब कहाँ बिलोंग करते हैं? साम्यवाद। यार दोस्त, मैंने गलत बोल दिया, माफ़ कीजिए मुझे। ये है चीन और रूस के बारे में। बात क्लियर? एक कहानी भी है कि, लेकिन चलो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ या फिर छोड़ देता हूँ, कभी और चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, या फिर जल्दी से सुने। आपने देखा भी होगा, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी रूस गए थे और वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा थी। बहुत जल्दी सुने। तो वहाँ पर जो वहाँ के एक मतलब सज्जन थे, उन्होंने उस एक कोट दिया था, कोट। तो वो कोट मतलब उन्होंने देखा कि लाल बहादुर जी को ज़्यादा ठंडी लग रही है, लेकिन उनके साथ एक जो व्यक्ति आए थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री का मतलब कोई सहयोगी था, तो वो कोट लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसको दे दिया? अपने सहयोगी को दे दिया। और बाद में जब उस व्यक्ति ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा हमारा जो मतलब सहयोगी था, मैंने उसको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हम तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो हमसे भी बड़े कम्युनिस्ट हैं। बोलो भारत माता की जय। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? समझ रहे हो ना? ये भारत का दर्शन है भाइयों, ठीक है? गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अब देखें लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये जो है साम्यवाद जो है, ये क्या कहता है? यह कहता है वर्ग संघर्ष के बारे में। ठीक है, जल्दी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और वहां पर वर्ग समन्वय और वर्ग संघर्ष के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, अब बहुत जल्दी काम स्टार्ट करने वाला हूं मैं, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा भी सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भैया। ठीक है, तो देखें वर्ग संघर्ष के बारे में क्या बात कही जा रही है? वर्ग संघर्ष का मतलब क्या हो गया? अमीर बनाम गरीब। वर्ग संघर्ष की जो बात होगी वो गरीब बनाम अमीर की होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अब क्या होगा? यह क्रांति की बात करता है, पहला स्तर और दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। क्रांति के बारे में क्या बात कही जा रही है? ये कह रहा है कि घृणा, किस बात से घृणा? उस शोषण करने वाले व्यक्ति से घृणा। तो घृणा क्या हुई? यह कहेगा कि अब ये देखो, एक मार्क्स कहेगा वो देखो तुम्हारा जो है सबसे बड़ा शत्रु जा रहा है, कौन? पूंजीपति, जिसने तुम्हारा शोषण किया है। अमीर व्यक्ति शोषण किया है, वह जा रहा है। यह कहता है कि अगर किसी नगर में या किसी छोटे से कस्बे में 5 घर जो हैं वो कच्चे हैं और एक घर पक्का है, तो यह कहता है इन 5 घरों का शोषण करके इसने अपना पक्का घर बनाया है, ईंट का घर बनाया है। ये कौन कहता है? यह विचारधारा है मार्क्सवाद की, साम्यवाद की। ठीक है दोस्तों, यह क्या कहता है? घृणा। अब क्या होगा? वर्ग संघर्ष हो गया। अब इसके बाद में इसका दूसरा चरण है घृणा। घृणा के बारे में घृणा करेगा और घृणा से क्या आएगी? क्रांति आएगी। घृणा से क्या आएगी? क्रांति आएगी। जब आप घृणा करेंगे तब उसके बाद क्रांति आएगी। ऐसी विचारधारा मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स देता है। इसका जनक कार्ल मार्क्स है। अब हिंसा क्या है? हिंसा क्रांति का अगला चरण होगा। जब क्रांति होगी तब हिंसा होगी। आप देख सकते हैं कि रसिया और रूस और चाइना में कितना भयानक तरीके से समाजवाद को लाया गया। वर्ल्ड हिस्ट्री में जल्दी ही चर्चा की जाएगी, पूरा विस्तार से वहां पर साम्यवाद, कार्ल मार्क्स, सब कुछ मतलब वहां पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें राज व्यवस्था के जो दायरा है उसके अंतर्गत रहकर इस बात का अध्ययन करना है। हमें अपने इस टॉपिक को वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक से नहीं जोड़ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। वर्ग संघर्ष, क्रांति और क्रांति बाद हिंसा। जो हमारा लक्ष्य है वह है हिंसा। हिंसा क्यों? जो अमीर व्यक्ति है इसको इसके ऊपर अटैक कर दो। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स। और इसकी जो संपत्ति है इसको छीन के ये जो छोटे ये क्या है? ये समाज है, ये वंचित वर्ग है, यहाँ पर वितरण कर दो। हिंसा का यही इतना मतलब है। लेकिन जो हमारा समाजवाद है ये कौन सा है? विशिष्ट समाजवाद। थंबनेल में भी यही लिखा गया है ना कि भारत का समाजवाद किस प्रकार विशिष्ट है, तो उसी की बात अब आप सीख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कि हम चुनाव कराएंगे। लोकतंत्र में चुनाव होता है भैया, तो चुनाव कराएंगे।
और चुनाव कराने के बाद हम जिस चीज में सुधार लाना चाहते हैं, पहले उसके लिए संसद का कानून बनाएंगे, और कानून बनाने के बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करेंगे। अब यहाँ तक तो बातें मतलब सैद्धांतिक लगी। अब उदाहरण ले लेंगे, तब हमें बातें व्यवहारिक लगना प्रारंभ हो जाएंगी। पहली बात, जमींदारी को हमने खत्म किया। किस आधार पर? चुनाव हुआ, कानून बनाया, और फिर उस कानून के द्वारा कानून का जो नियम था उसे हमने लागू किया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समझ रहे हैं ना सब कुछ। और जो इंदिरा गांधी जी ने बैंकों में जो सुधार किए वो किस आधार पर किए? नियम बनाकर किए। ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब पूंजीपतियों के हाथ में जो बैंक थे उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। इस प्रकार से कोई संघर्ष, इस प्रकार की कोई क्रांति भारत में नहीं हुई। आपको लगता था कि जमींदारी मतलब इतनी आसान बात है? नहीं। अगर इसे भी इस तरीके से किया गया होता तो यह खूनी क्रांति का रूप ले लेता। और खूनी क्रांति जो है ये हमारा उद्देश्य नहीं, ये मार्क्स का लक्ष्य है। मार्क्स जो है वह खूनी क्रांति के बारे में बात करता है, हम लोग ऐसी बात नहीं करते। तो इस बात को मैंने भी क्लियर कर लिया। तो समाजवाद अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चरण है वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने DS नकारा केस की किस प्रकार व्याख्या की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं से हमारा जो, गौर कीजिएगा, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे देश में समाजवाद की कैसी स्थिति है, इस चीज को जानना है तो आपको DS नकारा केस का अध्ययन करना होगा। DS नकारा केस कब आया था ये मैं लिखने को भूल गया, लिख लीजिएगा। 1982 में आया था यह मामला। यहाँ पर क्या कहा कि हम आय की असमानता को समाप्त करेंगे। यह जो है कि आय की असमानता, तो यहाँ पर कहा गया कि इसे हम नियम के माध्यम से ही लागू कर सकते हैं। इसे हम आदर्शवाद के रूप में इसे ला पाना बहुत कठिन है। जैसे कि अगर आप अंबानी जी के पास जाएं, उनसे कहें कि आपके घर में जो ये संपत्ति है ये हम इसमें से हमें कुछ दे दीजिए, या फिर किसी भी अमीर आदमी के पास जाएं और उसे इस तरीके से मांगना प्रारंभ करें, तो आपको लगता है वो देगा? नहीं देगा ना। तो यही बात कही जा रही है कि हमें आय की असमानता को समाप्त करना है, और जीवन स्तर की जो असमानता है उसे भी हमें समाप्त करना है। इसका क्या मतलब हुआ? जो गरीबी है उसको हमें समाप्त करना है। लोगों को मतलब एक तरीके से जीवन जीने के लिए अनुकूल स्थिति और वस्तुओं को प्रदान करना है। तो ये बात भी आपको समझ में आई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वह है मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। उचित वस्तुओं को उपलब्ध करा करके हम देखें यहाँ पर क्या कही जा रही है। फिर से उदाहरण लीजिए, जो अमीर व्यक्ति है उसके पास पता चल रहा है कि मिनरल वाटर है भैया, पता न जाने कितनी बोतल है, और जो ये वर्ग है अपना गरीब, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पता रहा है पीने के लिए पानी भी नहीं है, इसलिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण करना महत्वपूर्ण चरण, महत्वपूर्ण लक्ष्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य। और अगली महत्वपूर्ण बात कही जा रही है शोषण की समाप्ति। समाज में विभिन्न रूप से शोषण मौजूद है और उस शोषण को हमें समाप्त करना है। जैसे कि हमें क्या करना है कि शोषण, जैसे कि आप SC/ST को लेकर बहुत शोषण हुआ था प्राचीन काल में, और आज हमने उस पर काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। शोषण को हमने काफी हद तक समाप्त किया है। महिलाओं का जो शोषण हुआ था उसे भी हमें समाप्त करना है। तो मतलब समाज में शोषण चाहे जिस रूप से मौजूद हो, अगर वह सामाजिक तौर से है, अगर वह धार्मिक तौर से भी है, तब भी हम उसे समाप्त करेंगे। तो जल्दी से इसका भी उदाहरण मैं अगर लेना चाहूँ तो सबरीमाला का जो केस था उसका मैंने वही संविधानवाद वाले मामले में इस बात पर तुरंत चर्चा की थी। संवैधानिक नैतिकता के मामले के बारे में चर्चा की थी। आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए। और दूसरा, अगर 3 तलाक का मामला महिलाओं के शोषण से जुड़ा है, तब भी हम उसे समाप्त करेंगे। ये कौन कहता है? ये हमारा संविधान कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा संविधान कहता है। इसीलिए तो 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। इसीलिए हमने इस बात पर चर्चा किया है। तो आशा करता हूँ यह लेक्चर आपको बहुत ही रोचक लगा होगा और बहुत ही आपको
आनंददायक लेक्चर लगा होगा। और जल्दी से अपना जो वो प्रश्न था कि मतलब राज्य जो है, राज्य नहीं तो भूल जाऊंगा मैं, राज्य संप्रभु है और केंद्र शासित प्रदेश संप्रभु नहीं है। तो ये कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताएं। इसमें बहुत से लोग क्या कहते हैं, हाँ राज्य तो जो है वह संप्रभु है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो संप्रभु नहीं है, जबकि यह उदाहरण गलत है। यह उदाहरण गलत है। कैसे गलत है, जल्दी सीखें। अगर राज्य संप्रभु हो जाएगा मतलब उसके ऊपर कोई भी नहीं रह जाएगा, वह स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, तब क्या कहा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र है, केंद्र सरकार, वह कहेगी यह राज्य जो है, यह राज्य तो बिगड़ चुका है, अब यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर जल्दी से हमें राष्ट्रपति रूल, प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए और इसे तुरंत हमें सुधारना चाहिए। तो आशा करता हूँ यह बात भी आपको समझ में आई होगी कि इस तरीके से अगर आपको कोई फंसाना चाहे तो आप कभी भी ना फंसें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आज का लेक्चर बहुत धुआंधार तरीके से बनाया है और आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब मैं अगले लेक्चर में मिलता हूँ जिस पर चर्चा होगी पंथ निरपेक्षता के बारे में चर्चा की जाएगी। पंथ निरपेक्षता होता है या धर्म निरपेक्षता होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।